आपको क्या लगता है 2023 में इंडियन स्टॉक मार्केट्स कितना रिटर्न्स देंगे? 10%, 20%, 30% या फिर निगेटिव रिटर्न्स? फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो एक डिटेल्ड मार्केट आउटलुक वीडियो है फॉर 2023। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि नेक्स्ट ईयर दैट इज 2023 में हम इक्विटी और डेट मार्केट से किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कौन से सेक्टर्स होंगे जिनके स्टॉक से हम काफी अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही हम डिटेल में जानेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके कारण 2023 में स्टॉक मार्केट्स के परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है। सो नाउ अब आप आराम से बैठिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपको 2023 में अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करने में आपकी मदद कर सकता है। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे YouTube चैनल पे आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। 2023 में क्या होगा ये जानने के लिए हमारे ये जानना जरूरी है कि 2022 में क्या हुआ है। तो इस साल अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखें तो अबाउट 5 to 6% का रिटर्न जनरेट हुआ है, जो कि ऑफकोर्स ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है। और अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें तो S&P 500 अबाउट 20% तक गिरा है और नैस्डैक 100 ऑलमोस्ट 35% तक गिरा है। और अगर आप चाइनीज मार्केट को देखें तो वो भी अबाउट 15% तक गिरे हैं। सिमिलरली अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को भी देखें तो वहां भी निगेटिव रिटर्न्स ही आए हैं। सो इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने 2020 और 2021 में काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए थे, लेकिन 2022 में रिटर्न्स कोई खास नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें, लाइक अगर आप वर्ल्ड के दूसरे मेजर इकोनॉमीज के स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को देखें तो वहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। नाउ हम जान लेते हैं कि 2022 में किन सेक्टर्स और किन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, जबकि कौन से सेक्टर्स या स्टॉक्स रहे हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। यहां पर आप कुछ कंपनीज के डिटेल्स चेक कर सकते हैं जिनका 2022 में परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। तो यहाँ पे 4 चीजें हमें क्लियरली पता चलती हैं। फर्स्ट है अदानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। लाइक अदानी पावर ने 205% का रिटर्न दिया है, अदानी इंटरप्राइजेज ने अबाउट 120% का रिटर्न दिया है। सेकंड फाइनेंशियल, उसमें भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा 127%, इंडसइंड बैंक 40%, एक्सिस बैंक 39%, SBI अबाउट 31%। थर्ड ऑटो सेक्टर की कंपनीज का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा 52% का रिटर्न, आइसर मोटर्स अबाउट 32% का रिटर्न। यहाँ पे फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 2022 में वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली अच्छा रहा है, जबकि ग्रोथ स्टॉक्स ने उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। वैल्यू स्टॉक्स में भी PSU कंपनीज का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, NTPC, SBI, ये सारे PSU कंपनीज हैं जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो ग्रोथ आया है सेक्टर वाइज वो सेकुलर ग्रोथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के सारे स्टॉक्स ने अच्छा किया है। लाइक बैंकिंग में हमने देखा है कि ऑफकोर्स ज़्यादातर बैंकिंग के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ पे आप ICICI बैंक को भी ऐड कर सकते हैं, अबाउट 22% का रिटर्न। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक जो कि काफ़ी अच्छा बैंक है, उसने 3% का रिटर्न दिया है 2022 में। उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि उनका वैल्यूएशन ज़्यादा था। सिमिलरली फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस देखें, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करता आया है ओवर द ईयर्स, 2022 में उनका रिटर्न्स है -6%। तो ये स्टॉक भी ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड रहता है। ऑटो सेक्टर में भी ज़्यादातर स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन वहाँ पे एक मेजर प्लेयर जो कि टाटा मोटर्स है, उनका रिटर्न्स -18% आया है। उसका एक बड़ा रीज़न ऑफ कोर्स ये है कि टाटा मोटर्स का जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो जगुआर लैंड रोवर से आता है, ऑलमोस्ट अबाउट 65 to 67%। और जगुआर लैंड रोवर का जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो मोस्टली आता है US या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर चाइना से। और साथ ही अगर आप एशियन पेंट्स का भी परफॉर्मेंस देखें, जो कि ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट करता आया है, उनका भी रिटर्न्स -8% रहा है 2022 में।
यहाँ पर आप कुछ कंपनीज के डिटेल्स चेक कर सकते हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो दो सेक्टर्स क्लियरली पता चलती हैं वो है आईटी और फार्मा। तो यहाँ पे विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं और फार्मा सेक्टर में भी ऑरबिंदो फार्मा, डिवीज लैब और साथ ही कुछ और स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। अभी हमने जो 2022 के मेजर गेनर्स और लूजर्स का परफॉर्मेंस देखा है उससे हमें ये पता चलता है कि रीसेंट टाइम्स में लाइक आईटी और फार्मा के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था, लेकिन दिस ईयर उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। और अगर आप ऑटो या फिर बैंकिंग या फिर ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें तो अगेन उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहता था, लेकिन दिस ईयर उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पर आप आईएमएफ के ग्रोथ फोरकास्ट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2023 में ज़्यादातर कंट्रीज और रीजन्स का जो ग्रोथ है एज कम्पेयर टू 2022 वो कम होगा। यहाँ पे चाइना ही एकमात्र ऐसा मेजर इकोनॉमी है जिसका 2023 में ग्रोथ ज़्यादा आएगा। इनफैक्ट फर्स्ट 2-3 मंथ्स नेक्स्ट ईयर के चाइना के लिए डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि वहाँ पे कोविड काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप 2023 देखें तो उनका जो ग्रोथ फोरकास्ट है 4.4% का, मोस्टली उनका ग्रोथ इससे भी ज़्यादा आएगा क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने ख़त्म कर लिए हैं। तो रफली हम 5% या टू सम एक्सटेंट उससे थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल मेजर इकोनॉमीज़ में इंडिया का ग्रोथ रेट 2022 और 2023 दोनों में ही सबसे ज़्यादा होगा। नाम हम जान लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिनका 2023 के स्टॉक मार्केट्स के परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले ऑफ कोर्स हम जान लेते हैं कि 2022 में कौन से मेजर फैक्टर्स रहे हैं। 2022 में जो सबसे अच्छी बात हुई थी वो था इंडिया में कोविड के केसेस काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन साथ ही कुछ मेजर इश्यूज भी हुए थे। सो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो सबसे बड़ा इशू जो आया था साल के शुरू में ही वो था रसिया और यूक्रेन के बीच का वॉर। उसके कारण ओवरऑल जो कमोडिटी प्राइसेस हैं लाइक क्रूड या फिर फूड प्राइसेस वो काफ़ी तेजी से बढ़े थे। कोरोना के कारण जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज में स्लो डाउन आया उसे ठीक करने के लिए ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स ने काफ़ी तेजी से इंटरेस्ट रेट्स कट किए। तो वहाँ पे इकोनॉमीज़ में रिकवरी तो स्टार्ट ज़रूर हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने लगा और उसके ऊपर रसिया और यूक्रेन का जब वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद से इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और ज़्यादातर कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट 40 ईयर हाई पे इन्फ्लेशन जा चुका था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक यूएस में ऐसा हुआ या फिर यूरोपियन यूनियन या फिर यूके, और रिसेंटली जापान में भी जो इन्फ्लेशन है वो 40 ईयर हाई पे है। इस हाई इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स ने काफ़ी एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है। लाइक यूएस में इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, यूरोपियन यूनियन में तेज़ी से बढ़े हैं या फिर यूके में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। अगर आप इंडिया में देखें तो यहाँ भी सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है। सो ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं इसका असर ऑफकोर्स दिखना शुरू हो गया है। इन्फ्लेशन अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में कम हो रहा है। यूएस में भी इन्फ्लेशन कम हुआ है, इंडिया में भी इन्फ्लेशन कम हुआ है। सो नाउ 2023 में क्या होगा, तो कोविड के केसेस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। चाइना को अगर आप देखें तो चाइना में एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तक कोविड काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और दूसरे कंट्रीज़ लाइक यूएस, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, जापान या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। लकली अभी तक इंडिया में कोविड के केसेस नहीं आए हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कोविड सबसे पहले चाइना, वहाँ से फिर यूरोप जाता है, फिर यूएस जाता है, ब्राज़ील जाता है, उसके बाद इंडिया आता है। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था और ओवरऑल इंडिया में आने में उसे अबाउट 15, 20 या 25 डेज़ का टाइम लगता है। तो मोस्टली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में शायद कोविड के केसेस जैन 15 या 20 या 25 तक आने लगेंगे। सो लेट्स होप कि कोविड के केसेस वर्ल्ड वाइड और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया में ज़्यादा नहीं हो। रसिया और यूक्रेन का अगर आप वॉर भी देखें तो मोस्टली ऐसा लगता है कि 2023 में शायद ये वॉर ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब रसिया भी चाहता है कि इस वॉर को ख़त्म करे। और अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन ऑलरेडी पीक कर चुका है और यहाँ से इन्फ्लेशन नीचे ही जाएगा। लाइक यूएस में इन्फ्लेशन
घट कर अबाउट 7.11% पे आ गया है। इंडिया में भी इन्फ्लेशन घट कर अबाउट 5.88% तक आ गया है और लगता है कि इन कमिंग मंथ्स इन्फ्लेशन और भी नीचे जाएगा। सो इन्फ्लेशन तो ज़्यादातर कंट्रीज में पीक कर चुका है और ये कम भी होने लगा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट अभी भी पीक नहीं हुआ है। यहाँ से भी हम कुछ और रेट हाइक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक इंडिया में भी रफली एक और रेट हाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट या मैक्सिमम 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा रेट हाइक शायद अब इंडिया में नहीं हो, वो भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। यूएस में भी अगर आप देखें तो यहाँ से शायद 2 रेट हाइक और हो और मैक्सिमम रेट हाइक वहाँ भी लगता है कि 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा शायद रेट हाइक नहीं हो। सो मोस्टली नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में इंटरेस्ट रेट ज्यादातर कंट्रीज में पीक कर चुका होगा और वहां से इंटरेस्ट रेट और ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस काफी कम होंगे। नाउ ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है उसका ऑफ कोर्स असर तो पड़ेगा और उसका असर ये पड़ेगा कि ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कम होगा, जो कि ऑलरेडी हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि नेक्स्ट ईयर ज्यादातर कंट्रीज का जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगा एज कंपेयर टू 2022। साथ ही जो ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट है वो कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ेंगे, जिसके कारण कुछ कंट्रीज लाइक यूएस या फिर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में माइल्ड रिसेशन आ सकता है। यूएस में माइल्ड रिसेशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि अगर आप उनका यील्ड कर्व भी देखें तो वो इन्वर्टेड है। लाइक अगर आप उनका 3 मंथ और 10 ईयर का यील्ड कर्व देखें या फिर 2 ईयर या फिर 10 ईयर का यील्ड कर्व देखें तो ये दोनों यील्ड कर्व निगेटिव हैं। दैट इज लॉन्ग टर्म का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है और शॉर्ट टर्म का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है। तो पास्ट में जब भी ऐसा हुआ है तो यूएस में मोस्टली कुछ महीने के बाद रिसेशन आता है। नाउ हमारा लास्ट पॉइंट होगा वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में आपको इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, साथ ही इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन देखना पड़ेगा रिलेटिव टू अदर मेजर इकोनॉमीज के स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन। तो अगर आप रिलेटिवली देखें तो ऑफकोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट्स का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादातर इकोनॉमीज के जो स्टॉक मार्केट हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट्स इस साल भी थोड़ा पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर रहा है। निफ्टी 50 का अगर आप पी रेशियो देखें तो करंटली वो अबाउट 21.8 के आसपास है और बीएससी का अगर आप मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो अबाउट 103% है। तो ऑफ कोर्स इन दोनों डिटेल्स को देखकर यही लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स करंटली थोड़ा ओवर वैल्यूड तो जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। नाम जान लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स होंगे जिनके स्टॉक से हम 2023 में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 सेक्टर जिसके बारे में शायद सभी को पता है वो है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में भी खासकर अगर आप बैंक्स को देखें तो 2022 में उनका जो क्रेडिट ग्रोथ था या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो काफ़ी अच्छा था। तो नेक्स्ट ईयर शायद इन दोनों पैरामीटर्स में थोड़ी कमी आए, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छा होगा। दैट्स वाई फाइनेंशियल सेक्टर की ज़्यादातर कंपनीज से ऑफ कोर्स उनका अगर वैल्यूएशन अच्छा है तो वहाँ पे आप अच्छे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड सेक्टर होगा ऑटो। ऑटो में भी आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट होगा एसयूवी स्पेस। हम देख रहे हैं कि इंडिया में एसयूवी कार्स का जो डिमांड है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। दैट्स वाई नेक्स्ट ईयर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैसी कंपनी जो कि एसयूवी स्पेस में मार्केट लीडर्स हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। सेकंड है इस साल इंडिया में मॉनसून अच्छा रहा है तो जो विंटर क्रॉप्स है जिसे हम रबी बोलते हैं, रबी की फसल, वो अच्छा रहा है तो उसके कारण जो रूरल डिमांड होगा वो अच्छा आएगा। तो उसके कारण हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर रिलेटेड कंपनीज का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहे। थर्ड होगा कैपिटल गुड्स। सो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनसे हम अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा है कि गवर्नमेंट भी पीएलआई स्कीम्स ला रही है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनीज, क्योंकि 2024 में इलेक्शंस हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो काफ़ी ज़्यादा होगा नेक्स्ट ईयर। साथ ही प्राइवेट कैपेक्स भी रिलेटिवली ज़्यादा होने की उम्मीद है। सो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है। केमिकल सेक्टर की भी कुछ कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है और साथ ही इस साल की 2 बीट एंड डाउन सेक्टर्स दैट इज आईटी एंड फार्मा, यहाँ भी कुछ स्टॉक्स के परफॉर्मेंस अच्छे आ सकते हैं। अगर आईटी को आप देखें तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में अगेन आईटी की कंपनीज में प्रॉब्लम होगा क्योंकि यूएस और यूरोप में प्रॉब्लम है, लेकिन सेकेंड हाफ में मोस्टली ज़्यादातर प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स
आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में कुछ तेजी आ सकता है। फार्मा काफ़ी ज़्यादा गिरा है ज़्यादातर स्टॉक्स इस साल, तो फार्मा में भी हम कुछ अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। खासकर अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स फार्मा के स्टॉक से हम काफ़ी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमें यह भी ध्यान में रखना है कि अगर चाइना कोविड प्रॉब्लम से सक्सेसफुली जल्दी ही बाहर निकल जाता है तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मेटल के प्राइसेस भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेटल सेक्टर है वहाँ भी कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है। बट एनी हाउ अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप ध्यान में रखें कि मेटल के स्टॉक से आप दूर रहें, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकल होते हैं। 2023 में अगर रूरल डिमांड अच्छा आता है तो यहाँ पे एफएमसीजी कंपनीज का भी जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा वो अच्छा होगा। ऑफकोर्स मार्जिन्स ऐसा नहीं है कि उनके बढ़ जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो वहाँ भी कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है। नाउ हम इस वीडियो के मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ चुके हैं, क्योंकि आप में से आई होप ज़्यादातर लोग इसी का वेट कर रहे थे। यहाँ पे हम जानेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट से हम किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2023 में, और साथ ही अगर हम स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। 2023 के स्टॉक मार्केट्स के रिटर्न्स को प्रिडिक्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, फ्यूचर के बारे में किसी को भी पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो जो भी रिटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट अ गेस वर्क है। अगर जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं वो पैरामीटर्स वैसे ही होते हैं, समथिंग अननोन अचानक से नहीं आ जाता है नेक्स्ट ईयर, तो मोस्टली इस तरह के रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते। सो नेक्स्ट ईयर अगर कोई मेजर नेगेटिव इशू नहीं आता है तो रफली हम स्टॉक मार्केट से अबाउट 10 to 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज अगर आप सेंसेक्स देखें तो ये अबाउट 60,000 के आसपास है, तो यहाँ पे सेंसेक्स नेक्स्ट ईयर 65,000 to 70,000 के आसपास जा सकता है। और अगर आप निफ्टी देखें जो कि अबाउट 18,000 के आसपास है, वो अबाउट 20,000 to 21,000 के आसपास जा सकता है। नाउ नेक्स्ट ईयर का हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, तो आप यहाँ पे ध्यान में रखें कि फर्स्ट हाफ काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि यूएस में और यूरोप में प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसके कारण शायद नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं रहे स्टॉक मार्केट्स के लिए, लेकिन सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव करेंगी और वहाँ से हम स्टॉक मार्केट से कुछ अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेक्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इस वीडियो में कि किन सेक्टर से हम अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि आप इन सेक्टर्स के वैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करें जिनका वैल्यूएशन भी अच्छा हो और ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई सेक्टर अच्छा करेगा इसका मतलब है कि उसके सारे स्टॉक्स ही अच्छा करेंगे। और नेक्स्ट ईयर भी मोस्टली इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ेगा स्पेशली इन फर्स्ट हाफ, तो वहाँ भी जो वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है वो रिलेटिवली बेटर होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि वैल्यूएशन अच्छा हो जब भी आप कोई स्टॉक्स सेलेक्ट करें, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगेन आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा SIP। आप एवरी मंथ स्मॉल अमाउंट का SIP करें, वहाँ पे मार्केट ऊपर है या फिर नीचे है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर लमसम इन्वेस्टमेंट मोस्टली आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास एक बड़ा अमाउंट है, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप फर्स्ट हाफ में 6 मंथ का STP कर लें। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इन दैट केस आप 12 मंथ का STP कर लें। और अगर आपको लमसम ही करना है तो मोस्टली आप ट्राई करें कि जो भी आपके पास पैसा है उसे एक ही बार में इन्वेस्ट नहीं करें, उसे 3 to 4 ट्रांचेज में इन्वेस्ट करें। आप ध्यान में रखें कि जब भी मार्केट 1 या 2% गिरता है तो वो कोई बड़ा गिरावट नहीं होता है, वहाँ पे आप लमसम करना अवॉइड करें। जब भी मार्केट्स में अबाउट 10% 15% इस तरह का गिरावट आता है तो आइडियली वो समय लमसम करने का अच्छा समय माना जाता है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट ईयर मोस्टली ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट्स पॉजिटिव रिटर्न देंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि स्टॉक मार्केट्स नहीं गिरेंगे। नेक्स्ट ईयर स्पेशली फर्स्ट हाफ में ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आएगा, क्योंकि यूएस और यूरोपियन के स्टॉक मार्केट्स बिल्कुल फर्स्ट हाफ में गिर सकते हैं। और अगर वो गिरते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी गिरेगा। ऑफ कोर्स रिलेटिवली शायद कम गिरे, तो यहाँ पे अबाउट 5-6% का गिरावट तो जरूर आ सकता है। और इन सम केसेस अगर कुछ एडवर्स
इम्पैक्ट आता है तो इवन 10% तक भी गिर सकते हैं। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि पॉजिटिव रिटर्न आएगा, लेकिन इन बिटवीन बीच बीच में स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आता रहेगा। 2023 में अगर आप इंटरनेशनल इक्विटीज़ को देखें तो वहाँ भी ज़्यादातर मेजर इकोनॉमीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें तो फर्स्ट हाफ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, वहाँ पे मार्केट्स और ज़्यादा गिर सकते हैं। सेकेंड हाफ में रिकवरी आ सकता है, लेकिन वहाँ भी ओवरऑल जो रिटर्न्स आएगा मोस्टली वो या तो फ्लैट होगा या स्लाइटली पॉजिटिव होगा, मे बी 3, 4 या 5% का रिटर्न। सिमिलरली यूरोपियन कंट्रीज़ के भी जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ भी अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वर्ल्ड वाइड मेजर इकोनॉमीज में 2 मेजर कंट्रीज ऐसे होंगे जहां की अच्छे रिटर्न्स आ सकेंगे। फर्स्ट ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। सेकंड होगा चाइना। चाइना में भी नेक्स्ट ईयर अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। चाइना का जो ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट है वो नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा, क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने अब कम कर लिए हैं या फिर खत्म कर लिए हैं काफ़ी हद तक। तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स तो ऑफ कोर्स कोविड के कारण वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसके बाद मोस्टली वहाँ जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, उनका जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। सो ओवरऑल वहाँ के स्टॉक मार्केट से भी आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर डेट में इन्वेस्टमेंट करने का काफ़ी अच्छा समय होगा, दैट इज़ बॉन्ड या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि कुछ सालों से हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे था जिसके कारण हमें रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर ये और भी थोड़ा ऊपर जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉन्ड्स या फिर डेट म्यूचुअल फंड से हमें अच्छे रिटर्न्स आएंगे। अगर आप लिक्विड फंड्स को देखें तो रफली 6% प्लस का रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म डेट फंड से भी अबाउट 7 to 7.5%, इन सम केसेस इवन 8% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड से भी हम रफली अबाउट 8 to 9% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर किसी को डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो उन्हें लिक्विड फंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म डेट फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफ़ी कम है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी भी ऊपर जाएंगे। तो अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के बॉन्ड्स में या म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छा आपके लिए टाइम यही होगा कि फर्स्ट क्वार्टर के बाद, दैट इज मार्च के बाद, आप अपना इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग ड्यूरेशन के फंड्स में करें, वहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स जरूर मिलेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।